नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। काबुल एयरपोर्ट को उड़ाना चाहता था आत्मघाती हमलावर, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के नजदीक रविवार शाम को एक रिहायशी इलाके में हवाई हमला किया गया। इसमें एक बच्चे समेत 2 की जान चली गई। हमले के कुछ देर बाद तालिबान और अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। तालिबान ने कहा कि एक अमेरिकी हवाई हमले ने एक वाहन में एक आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया, जो अमेरिकी सेना की निकासी के बीच काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमला करना चाहता था। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें एक आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने यह हवाई हमला उस समय किया जब काबुल एयरपोर्ट पर उसका रेस्क्यू अभियान जारी है। दोस्तों 31 अगस्त को अमेरिका का यह अभियान खत्म हो जाएगा और अब तक उसने 1 लाख से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया है। इससे पहले गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के बाहर सिलसिलेवार कई धमाके हुए थे, जिसके बाद दुनिया हिल गई थी। इसमें अफगानिस्तान के 169 नागरिक मारे गए थे, जबकि अमेरिका को भी तगड़ा झटका लगा था। अफगानिस्तान हमले में अमेरिका के 13 जवानों की भी जान चली गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के बाद जल्द से जल्द बदला लेने की भी बात कही थी। वहीं दोस्तों अमेरिका ने गुरुवार को आतंकी हमले करने वाले ISIS के खुरासान के आतंकवादियों को मार गिराया था। धमाकों में महज 48 घंटे के भीतर एयर स्ट्राइक के जरिए से आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। उधर हमले के बाद अमेरिका ने फिर से 24 से 36 घंटे में आतंकी हमला होने की आशंका जताई थी। अब तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाने जा रहे आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कुछ दिन पहले तालिबानियों ने साथ में पिलाई थी चाय और अब अफगानी सिंगर को उतारा मौत के घाट। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान लगातार वहां की जनता को सुरक्षा का भरोसा दिला रहा है, लेकिन खुद ही हिंसा को अंजाम दे रहा है। महिलाओं पर अत्याचार करने के बाद तालिबान के लड़ाकों ने काबुल से 100 किलोमीटर दूर बगलान प्रांत के आंद्राब इलाके में सिंगर फवाद अबरादी की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोली मारने से पहले तालिबानियों ने उन्हें घर से घसीटते हुए बाहर निकाला। अफगानिस्तान के पूर्व गृह मंत्री मसूद अब्दानी ने इस घटना को कंफर्म किया है। फवाद के परिवार के मुताबिक कुछ दिन पहले भी तालिबान के लड़ाके उनके घर आए थे और तलाशी ली थी। तब लड़ाकों ने घर पर चाय भी पी थी। परिवार में से किसी को भी नुकसान लेकिन उन्होंने नहीं पहुंचाया और इसका वादा भी किया कि आगे नहीं पहुंचाएंगे। इससे पहले भी तालिबान वहां के कलाकारों पर हमला करता रहा है। दोस्तों लोक गायक के बेटे जावेद अबरादी ने द एसोसिएट प्रेस को बताया कि तालिबान पहले उनके घर आए और उनकी तलाशी ली। उनके बेटे ने कहा कि वह निर्दोष थे, वह एक गायक थे जो केवल लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। उन्होंने उन्हें सिर में गोली मार दी। उनके बेटे ने कहा कि वह न्याय चाहते हैं और एक स्थानीय तालिबान परिषद ने उनके पिता के हत्यारे को दंडित करने का वादा किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। करनाल SDM के किसानों का सर फोड़ने वाले वीडियो को डिप्टी CM ने बताया निंदनीय, कहा होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा कि करनाल के अनुमंडल दंडाधिकारी यानी कि SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जिन्होंने शनिवार को राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का सिर फोड़ने के लिए कहा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पर न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए एक IAS अधिकारी द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल निंदनीय है। निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों SDM आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस कर्मियों से विरोध करने वाले किसानों के सिर पर प्रहार करने के लिए कहा गया था अगर उन्होंने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की तो। दोस्तों वीडियो को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने साझा किया था। उन्होंने लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो संपादित किया गया हो और DM ने यह नहीं कहा होगा, लेकिन अगर ऐसा कहा गया है तो यह हमारे नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक भारत में अस्वीकार्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जयपुर में 10 दिन साधना करेंगे केजरीवाल। दिल्ली के CM मोबाइल, टीवी, अखबार और लैपटॉप से दूर रहेंगे, रखेंगे मौन व्रत, पार्टी के पदाधिकारियों से भी नहीं मिलेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे। वे यहां 10 दिन गलता रोड पर विपश्यना साधना केंद्र में रहेंगे। वह यहां स्वास्थ्य लाभ लेने आए हैं। रविवार दोपहर इंडिगो की फ्लाइट से आए केजरीवाल एयरपोर्ट से सीधे विपश्यना केंद्र पहुंचे। जयपुर में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के
पदाधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, साथ ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। वे यहाँ विपश्यना साधना के अलग अलग सेशन अटेंड करेंगे। इस केंद्र में रहने वालों के लिए मोबाइल, टीवी, अखबार, लैपटॉप जैसी सुविधाओं के इस्तेमाल पर रोक है। पहले केजरीवाल के 3 दिन विपश्यना केंद्र में रहने की सूचना आई थी, फिर बाद में बताया गया कि वे 10 दिन तक यहीं ठहरेंगे। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को केजरीवाल के जयपुर आने की ऑफिशियल सूचना तक नहीं दी गई। विपश्यना साधना केंद्र राजस्थान के पुराने साधना केंद्रों में शामिल है। यहाँ देश भर से लोग आते हैं। वह पहले भी कई बार विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड को लेकर आया नया अपडेट। UIDAI ने ट्वीट कर दी जानकारी, सभी पर होगा लागू। जी हां दोस्तों, UIDAI यानी कि उदय ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। अब आधार कार्ड खो जाने पर आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, अब ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करना बेहद आसान हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने यह जानकारी दी है और एक सीधा लिंक भी शेयर किया है, जिस पर क्लिक कर आप कहीं भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। UIDAI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस सूचना की, इस सुविधा की जानकारी दी। आधार फिलहाल हमारी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों, बैंक का काम हो या सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। इससे अब आधार को साथ रखने या उससे संबंधित समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक साझा करते हुए UIDAI ने ट्वीट किया कि अपना आधार से कभी भी कहीं भी डाउनलोड करें। आप नियमित आधार डाउनलोड करना चुन सकते हैं और एक लिंक भी इसके साथ में उन्होंने शेयर किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद को लेकर बयान से हटाया तालिबान का नाम, अकबरुद्दीन ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अभी 2 हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC ने तालिबान को लेकर अपना नजरिया बदल लिया है। दरअसल दोस्तों, काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को UNSC की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया गया था। इसमें तालिबान से अपील की गई थी कि वो किसी भी देश में आतंकवाद का समर्थन न करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अगस्त के महीने में सुरक्षा परिषद की पहली बार अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा इस बयान पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर भी किए गए थे, लेकिन अब इस बयान से तालिबान का नाम हटा लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से यह पहला संकेत है कि तालिबान को अब वैश्विक स्तर पर बहिष्कार नहीं किया जा सकता। 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने UNSC की ओर से एक बयान जारी किया। इसमें लिखा था कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से मुकाबला करने के महत्व का जिक्र किया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और न ही तालिबान और न ही किसी अन्य अफगान समूह या व्यक्ति को किसी अन्य देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेश जाने वालों के लिए खुशखबरी, कोविन ऐप पर देख सकेंगे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, भारत से विदेश की यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। यात्रियों को अब कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। जल्दी कोविन ऐप लोगों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष RS शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन का सारा डाटा उपलब्ध है, लेकिन हम इस ऐप में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं जिससे लोग अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी ऐप के जरिए डाउनलोड कर सकें। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के साथ काम कर रहे हैं और हमने पहले से ही एक प्रणाली विकसित कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविन ऐप पर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक इसी तरह अब आप RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सभी शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुई रद्द, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर तेज हो रही है। पिछले कुछ दिनों में नए मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और फिलहाल रोजाना 45,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर लगी रोक को बढ़ाने का ऐलान किया है। कमर्शियल फ्लाइट पर यह रोक अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। DGCA ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, DGCA ने भारत से और भारत के लिए शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस को 31 अगस्त तक के लिए सस्पेंड किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब इसे 1 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। यह नियम इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी फ्लाइट को DGCA से स्पेशल मंजूरी मिली है तो वहां भी यह नियम लागू नहीं होगा।
इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,60,26,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44,95,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल है। अमेरिका के बाद इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ईरान, स्पेन, इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,26,95,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,37,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इन सभी में भी दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य फिलहाल केरला है। केरला में पिछले 24 घंटों के दौरान 31,265 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी के दाम में भी हो गई बढ़ोतरी, लागू हुए नए रेट। जी हां दोस्तों, वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। रविवार सुबह 6 बजे से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से महंगी हो गई, जबकि पीएनजी के दाम में करीब 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल ने शनिवार देर रात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की कीमतों में वृद्धि की है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। इस हिसाब से यहां अब पीएनजी की नई कीमत 45.20 रुपए हो गई है, जबकि गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी 50.90 रुपए की कीमत में मिलेगी। दोस्तों इसी तरह दिल्ली एनसीआर में पीएनजी की कीमत में करीब 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। इस हिसाब से यहां अब पीएनजी की नई कीमत 30 रुपए 91 पैसे प्रति किलो हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, विनोद कुमार को डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदकों की लगी हैट्रिक। जी हां दोस्तों, भारत ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में पदकों की हैट्रिक लगा दी है। भाविना पटेल, निशांत कुमार के बाद विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उन्होंने डिस्कस थ्रो के F52 इवेंट के फाइनल में 19.91 मीटर का थ्रो किया। सिल्वर मेडल क्रोएशिया के वेलेमियर ने जीता, जिन्होंने 19.98 मीटर थ्रो किया, जबकि पोलैंड के पियोत्र ने 20.02 मीटर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्तों विनोद ने करीब 30 साल की उम्र में इस खेल को चुना था और आज 42 साल की उम्र में वह पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए। उन्होंने साथ ही एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। विनोद को सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के प्रमुख दीपा मलिक समेत कई दिग्गज हस्तियों ने विनोद को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि पूरा भारत विनोद कुमार के प्रदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहा है। ब्रोंज मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई। उनकी कड़ी मेहनत और जज्बे ने यह उपलब्धि हासिल कराई है। इसके अलावा दोस्तों विनोद के मेडल से थोड़ी देर पहले ही निशांत कुमार ने ऊंची कूद इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, जो भारत का टोक्यो ओलंपिक खेलों में दूसरा पदक रहा। टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के पदकों का खाता खोला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटीआर फिलिंग लास्ट डेट, टैक्स पेयर्स को मिली राहत। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। पहले यह तारीख 31 अगस्त की थी। यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास वीएसवी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में तकनीकी कमियों के चलते टैक्स पेयर्स को रिटर्न भरने में मुश्किलें हो रही थी। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि विवाद से विश्वास एक्ट के तहत जरूरी फॉर्म 3 को जारी करने और इसमें संशोधन करने में हो रही समस्याओं के कारण बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर करने का फैसला लिया गया है। हालांकि दोस्तों यह साफ किया गया है कि वीएसवी एक्ट के तहत बिना अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की अंतिम तारीख में बदलाव नहीं हुआ है और यह 31 अक्टूबर ही रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
क्रैश टेस्ट में फेल हुई मारुति स्विफ्ट और रेनॉल्ड्स डस्टर एक्सयूवी को मिले 0 स्टार्स। जी हां दोस्तों, देश की घरेलू कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट और फ्रेंच कंपनी रेनो की एक्सयूवी डस्टर हाल ही में लैटिन अमेरिका एसोसिएट एनकेप द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गई। इन दोनों कारों का क्रैश टेस्ट लैटिन अमेरिका और कैरेबियन मार्केट के लिए एजेंसी के नए कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया था, जिनमें इन दोनों कंपनियों की कार मॉडल्स को 0 स्टार मिले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के अलावा जापान में भी तैयार किए जाने वाले पॉपुलर हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट इस टेस्ट के दौरान 2 एयरबैग से लैस थी। क्रैश टेस्ट में प्रयुक्त सभी पैरामीटर्स में स्विफ्ट बुरी तरह नाकाम हुई। इस कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट बॉक्स में 15.53%, चाइल्ड ऑक्यूपेंट बॉक्स में 0%, पैदल यात्री सेफ्टी खराब सड़क यूजर बॉक्स में 66% और सेफ्टी असिस्ट बॉक्स में लगभग 7% स्कोर हासिल हुआ। इस तरह से एनकेप के अनुसार इस गाड़ी को 0 रेटिंग दी गई। इसी तरीके से दोस्तों, रेनॉल्ड्स की डस्टर को भी इन सारे मापदंडों पर 0 रेटिंग दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एयरलाइन कंपनी इंडिगो किराए में दे रही है 10% की छूट। 1 सितंबर से शुरू हो रही है नई उड़ानें। जी हां दोस्तों, घरेलू एयरलाइंस कंपनी इंडिगो हवाई यात्रियों को सस्ते में टिकट उपलब्ध करा रही है। इसके लिए एयरलाइंस ने वैक्सी फेयर ऑफर के तहत 10% डिस्काउंट की खास पेशकश की है। एयरलाइन के मुताबिक यह ऑफर सिर्फ उन भारतीय यात्रियों के लिए है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली है। दोस्तों, ऑफर के तहत फ्लाइट टिकट की बुकिंग सिर्फ इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट www.goindigo.in से ही होनी चाहिए। अगर आप वैक्सी फेयर ऑफर के तहत टिकट बुक कराते हैं तो हवाई यात्रा के दिन आपको स्वास्थ्य मंत्रालय या भारत सरकार का आरोग्य सेतु ऐप पर जारी वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक इन काउंटर पर दिखाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे बाकी का किराया वसूल किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर आपने दोनों टीके लगवा लिए हैं और आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है तो आपको टिकट के किराए में 10% की छूट मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जो बाइडेन ने दी चेतावनी, काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे में फिर हो सकता है हमला। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पिछले दिनों हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने एक और हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटों के अंदर एक और हमला हो सकता है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में हालात बेहद खतरनाक है और हमले का खतरा भी बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी दी कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और अफगानिस्तान में तैनात कमांडरों के साथ अहम बैठक की है। उनका कहना है कि उन्हें कमांडरों ने बैठक में बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। बाइडेन ने कहा कि बैठक के दौरान हमने पिछली रात अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर की गई बमबारी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि हम हमारे सैनिकों और नागरिकों पर हमले के जिम्मेदार लोगों को खोजेंगे और हमने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी स्थल सीमा को साझा करता है? अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।